नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस अब्सेंट थे, इसका दुख मुझे भी है, लेकिन दोस्तों मैं भी मजबूर था। मैं दवाई खा खा के परेशान था। मैं जल्द से जल्द ठीक होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तबीयत सही हो नहीं रही थी। आप मुझे देखकर अभी भी ये आप फील ले सकते हैं कि तबीयत अभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत कसर अब भी है, आवाज में भारीपन आपको दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों अब लगभग मैं स्वस्थ हूँ। क्लासेस आपकी नहीं रुकेगी, रेगुलर वे में अब पूरी ऊर्जा के साथ आपके बीच हम हैं। तो डेली क्लासेस को फॉलो कीजिएगा। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में 15 से 18 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें हमेशा की तरह बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। यानी कि तमाम जानकारी जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की, वो डिटेल में हम देखेंगे। अच्छा, एक सवाल जो पीछे आपका छूटा हुआ है वो मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस यहां से अब आप लोग रेगुलर रहिएगा, क्योंकि पीछे जो प्रश्न इतने सारे हैं मैं उसे कवर नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो इसका समाधान यही है कि मैं आपको एक स्पेशल पीडीएफ दे दूंगा। आप इसके माध्यम से प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे, यानी कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। पिछले साल भर में जो हमने दिया है, ये लंबा गैप हो गया अभी दिसंबर महीने में, तो पीडीएफ के माध्यम से उसे देख लीजिएगा। आप लोग पीडीएफ में जल्द अवेलेबल कर दूंगा। चलिए, यहां पर आज का मतलब आज का नहीं बल्कि पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में मुजफ्फरपुर बिहार के प्रगतिशील किसान आनंद कुमार ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, डिटेल में ये चर्चाएं हमने आपके बीच किया था। राइट आंसर था फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। और बेसिकली नाम इनका क्या है, तो आनंद कुमार ठाकुर, जो कहाँ के रहने वाले हैं, तो मुजफ्फरपुर बिहार के। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिटेल में जानकारी हमने आपको दिया था। चलिए आइए आज की इस क्लास के पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना में पुराने पावर हाउस को पावर म्यूजियम में बदलने की परियोजना के बारे में सही विवरण कौन सा है। देखिए, पटना में एक जगह कर बिक गया। यहां पर जो पावर हाउस है तकरीबन 50 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। अब इसे पावर म्यूजियम के रूप में एक प्रकार से विकसित करने की बात कही जा रही है। इसको मंजूरी भी मिल चुका है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न आपके बीच हमने रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ी सी डिटेल में जानकारी है। यानी कि विकल्पों में जो चीजें हमने आपको रखा है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी विकल्प यहां पर आपको दिख रहा है, इन सभी में से जब आप चीजों को विस्तार से देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय यानी कि पावर म्यूजियम होगा। ये बिहार व भारत का पहला होगा और दुनिया का ये चौथा होगा। इस चीज को समझिएगा। अच्छा, इससे संबंधित कुछ जो जानकारी आपके बीच हमने रखा है, इन सारे बिंदुओं को अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है। कुछ अपडेट आएंगे तो वो भी हम आपको जरूर बतलाएंगे। तो बिहार की राजधानी पटना में एक जगह प्रॉपर ये जगह कर बिक गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर तकरीबन 50 वर्षों से बंद पड़े जो पुराने पावर हाउस हैं, इसको आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी कि पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। और अभी हाल ही में इसको मंजूरी दी गई है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। दरअसल नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हालिया हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों एक जानकारी और हम आपको दे दें कि 7 निश्चय भाग 3 यानी कि इसका तीसरे फेज को लेकर बातें सामने आई है। इसको मतलब मंजूरी दे दिया गया है। वो चीजें कल वाले क्लास में हम डिटेल में आपके बीच में हम रखेंगे, क्योंकि अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। एक और प्रश्न है वो भी हम देखेंगे, लेकिन 7 निश्चय की बात हो रही है तो वो कल वाले क्लास में हम देखेंगे और डिटेल में मैं आपको बतलाऊंगा। फिलहाल यहां पर इसकी हम बात कर रहे हैं पावर म्यूजियम की। तो यह देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय होगा जो ऊर्जा उत्पादन और इतिहास को प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ बात यहां पर म्यूजियम यानी कि संग्रहालय की हो रही है, तो इस संग्रहालय का उद्देश्य शैक्षिक पर्यटन, साथ ही साथ ऊर्जा जागरूकता और विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में छात्रों और आम लोगों यानी कि जनता को आकर्षित करना है।
तो इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत को लेकर अभी हाल ही में एक प्रकार से आप बोल सकते हैं हरी झंडी इसको दे दिया गया है। ठीक है, तो बिहार व भारत का पहला और दुनिया का चौथा ये ऊर्जा संग्रहालय होगा। अच्छा, यहां पर नोटिस किए होंगे आप लोग कि एक शब्द हमने प्रयोग किया है, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिए कि हाल ही में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ये लंबे कार्यकाल के रूप में आप इन्हें एक प्रकार से देख सकते हैं कि भारत में अगर लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों की बात करें तो नीतीश कुमार का नाम उनमें जरूर होगा। ये तमाम बिंदुएं हम डिटेल में आपके बीच चर्चा कर चुके हैं। जैसे तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, पहली बार कुछ दिनों के लिए वर्ष 2000 ईस्वी में वे शपथ लिए थे पहली बार, और ये 10 बार जो शपथ ग्रहण किए हैं बतौर मुख्यमंत्री, ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो चुनाव परिणाम आया था और यहाँ पर जो नई सरकार बनी है, 10वीं बार यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं नीतीश कुमार। तो कंप्लीट जानकारी इस चुनाव को लेकर, खास करके परिणाम की बात करें तो वो यहां पर आपके बीच हमने रखा है। इसको लेकर एक वीडियो भी हमने आपको दिया था। साथ साथ जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है, इसमें इसको लेकर जो जानकारी है वो आपको याद रखना काफी आवश्यक है। उदाहरण के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब बिहार के कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये चीजें पीडीएफ में ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि, अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि सर इसका मंत्रिमंडल का एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं जल्द ही इसका एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा ताकि वहां पर चीजें एक ही जगह पर आपको सारी की सारी मिल जाए। तो ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। लेकिन एक कंफ्यूजन को यहां पर दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। कई स्रोत में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो लगभग अधिकतर स्रोत में आपको 2005 दिखेगा, लेकिन एग्जैक्ट में जो इसका सही आंसर है वो है वर्ष 2000। और हमने तस्वीर के माध्यम से यहां पर आपको दिखाया भी था कि वर्ष 2000 में कुछ दिनों के लिए, 7 दिन के लिए, यहां पर देखिए लिखा भी गया है, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और ये पहला अवसर था जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। तो इतनी बातों को जरूर ध्यान रखिए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आईपीएल 2026 जो कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का 19वां संस्करण होगा, इसकी नीलामी कहां हुई, और बताएं कि बिहार के कितने खिलाड़ी आईपीएल 2026 के हिस्सा होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में अबू धाबी यूएई में यह आयोजित हुआ, मतलब ये नीलामी, और 8 खिलाड़ी बिहार से इसमें शामिल हैं। मतलब यहां पर देखा जाए आईपीएल 2026 में बिहार की दृष्टिकोण से, तो बिहार के 8 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में मतलब शामिल होंगे विभिन्न टीमों में, और इसको लेकर जानकारी आपके बीच है। देखिए यहां पर वही चीज लिखा गया कि नीलामी कहां पर हुई, और इस बार 2026 में बिहार के 8 खिलाड़ी मतलब इसमें शामिल होंगे, और वो कौन कौन से टीम में है, कौन कौन सा मतलब खिलाड़ी है, वो यहां पर लिखा गया है। और ब्रैकेट में हमने वो जो संबंधित जिला है वो भी मेंशन किया है। मुंबई इंडियंस में मोहम्मद इजहार, सनराइजर्स हैदराबाद में शाकिब हुसैन, सनराइजर्स हैदराबाद में ही ईशान किशन, दिल्ली कैपिटल में मुकेश कुमार, राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी, केकेआर में आकाशदीप, और इसके अतिरिक्त केकेआर में 2 और हैं, सार्थक रंजन और अनुकूल रॉय। सार्थक रंजन जो पप्पू यादव, जो मतलब जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बोल सकते हैं, जो पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से मतलब विधानसभा नहीं बल्कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, निर्दलीय चुने गए थे, तो उन्हीं के पुत्र हैं सार्थक रंजन। तो ये सभी खिलाड़ी विभिन्न टीमों में मतलब एक प्रकार से प्रदर्शन करेंगे, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कहां से बेसिकली संबंधित है। अब आईपीएल को लेकर कई सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो चीजें अभी हम जो इस समय इंपॉर्टेंट है उसको एक नजर देख लेते हैं। और यहां पर उसी चीज को हमने रखा है कि सबसे महंगे खिलाड़ी जो चुने गए हैं, या फिर जो सबसे महंगे खिलाड़ी निकलकर सामने आए, कैमरन ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर है, इस सीजन के मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और आपको ध्यान रखना है कि केकेआर ने उनके लिए जो 2 करोड़ का उनका बेस प्राइस था उससे 12 गुना अधिक 25.20 करोड़ में खरीदा है।
तो समझ लीजिए कि मतलब ये सबसे अधिक राशि में खरीदा गया खिलाड़ी है। पिछला साल सबसे अधिक राशि जो मिला था ऋषभ पंत को मिला था। और पिछले साल को लेकर जो कंप्लीट जानकारी है आईपीएल के 18वें संस्करण को लेकर, कब आयोजित हुआ, कौन सा संस्करण था, कितनी टीमें भाग ली, प्रायोजक कौन है, मतलब जो इसका प्रायोजक कंपनी है वो कौन है, मतलब स्पॉन्सर, तो टाटा समूह यानी कि टाटा से 27 तक इसकी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं आयोजन कर रही है, एक प्रायोजक की भूमिका निभा रही है। विजेता बनी थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। पहली बार इस खिताब को आईपीएल की अगर हम बात करें तो पहली बार इस खिताब को आरसीबी ने अपने नाम किया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कप्तान रजत पाटीदार, उप विजेता श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब किंग्स, और यहाँ पर कई सारी जानकारी एकदम डिटेल में हमने आपके बीच रखा है। और सबसे लास्ट में इसको जरूर देख लीजिएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत, ये अब तक का रिकॉर्ड है 27 करोड़ रुपए में, ये एलएसजी ने इसे परचेज किया था। तो ये 2025 के आईपीएल के 18वें संस्करण को लेकर कंप्लीट जानकारी यहां पर आपने देखा, और ये तमाम बिंदुओं को जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला एक और प्रश्न जो है ये भी खेल से ही संबंधित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये 5वां संस्करण है, जो अभी इसका शुभंकर को लेकर कुछ चीजें खबरों में रही थी कुछ दिन पहले, वो डिटेल में हमने आपको बताया था। अब ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। देखिए, राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो ओवरऑल खिताब है, या फिर आप बोल सकते हैं चैंपियनशिप का जो खिताब है, या फिर चैंपियनशिप जो है ये किस विश्वविद्यालय ने जीता है, तो यहां पर देखेंगे जब इसका राइट आंसर तो विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और दोस्तों यहां पर एक पॉइंट निकलकर सामने आ जाती है कि ये इसका 5वां संस्करण है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका खिताब जीता, लेकिन इसका पिछला भी संस्करण जो था वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ही अपने नाम किया था। तो लगातार ये दूसरी बार है जब इसमें शीर्ष विश्वविद्यालय के रूप में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब उभर कर सामने आई है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। अब इतना ही नहीं, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, जो चीजें यहां पर आपके बीच हमने रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5वां संस्करण जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहर, ये शहर हैं जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, इन 7 शहरों में इसका आयोजन हुआ। और ये पहली बार था जब राजस्थान ने ऐसी इस प्रतियोगिता की मेजबानी की, 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। दोस्तों अब यहां से कुछ 2-3 प्रश्न थोड़ा डीप में जाके आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर एक उसमें से यह है कि पहली बार कौन कौन से खेल इसमें शामिल हुए, तो बीच वॉलीबॉल, और इसके अतिरिक्त कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग, ये कुछ 4 जो खेल है पहली बार इसमें शामिल हुआ। और इस प्रतियोगिता का शुभंकर आप यहां पर देख सकते हैं, शुभंकर यानी कि मस्कट जो है ये खम्मा गनी यानी कि स्वागत का प्रतीक है, जो कि यहाँ की राजकीय पशु, जो इसका आप जो मुंह देखेंगे, ये जो फेस देखेंगे, आपको ये लग रहा होगा कि ये ऊंट से प्रेरित है, जो यहाँ की राजकीय पशु है। दोस्तों एक अभिवादन स्वरूप एक शब्द है खम्मा गनी, इसी को अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता का शुभंकर बनाया गया। अब इसी खेल में 5वें संस्करण में जो यूनिवर्सिटी प्रथम 3 स्थान पर रही है उसको लेकर जानकारी डिटेल में है, कितने पदक अपने नाम की, तो वो चीजें भी यहां पर दर्शाई गई है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब पहले स्थान पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब दूसरे स्थान पर, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब ये तीसरे स्थान पर रही है। तो टॉप 3 जो विश्वविद्यालय है इस प्रतियोगिता में, उसकी सूची को यहां पर आपने देखा। लेकिन दोस्तों इससे पिछले संस्करण को लेकर अगर हम चीजों को देखें, समझे, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो वो चीजों की जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है। जैसे पहला संस्करण में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा, फिर दूसरा संस्करण, और यहां पर जो आप देख रहे हैं कब आयोजित हुआ, कहां पर आयोजित हुआ, जैसे दूसरा 2022 में कर्नाटक में जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहे, फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इस प्रकार से आप यहां पर चीजों को ध्यान रखेंगे। एक नजर यहां पर कुछ अन्य बिंदुओं पर हम डालेंगे जो आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर 5वें संस्करण जो कंप्लीट जानकारी है वो आपके बीच हमने रखा है। और एक पॉइंट जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि ये जो शुभंकर है ये राज्य की यानी कि राज्य के पशु जो ऊंट है उसी से ये प्रेरित है, जैसा यहां पर आप तस्वीर में देख रहे हैं।
अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी खेलो इंडिया कार्यक्रम, आपने सुना होगा, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ही इसकी शुरुआत हुई थी 22 फरवरी 2020 को। तो ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बात और हम आपको बतलाना चाहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को देखने का प्रयास कीजिएगा। ये 5 संस्करण में से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5 संस्करण में से जो इसका चौथा संस्करण था, जो 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आयोजित हुआ, यहां पर इस चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की जो महिला कबड्डी टीम है, इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। और पदक तालिका में अगर यूनिवर्सिटी वाइज देखें तो 115वां स्थान हासिल किया था। तो ये चीजें यहां पर ध्यान रखिए, टॉप में अब तक बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान आप लोग रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला चौथा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो पुरस्कार है, ये किस बैंक को दिया गया है? बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में इंडिया पैसिफिक रीजन के लिए ये भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लोगो है, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे, इससे परिचित होंगे। देखिए, द बैंकर एक पत्रिका है, तो द बैंकर के द्वारा या फिर द बैंकर पत्रिका के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जो कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। एक वन लाइनर पॉइंट में आप यहां पर इस पत्रिका के संदर्भ में अगर देखेंगे तो यहां पर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो घोषित हुआ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है। दरअसल यह पुरस्कार बैंकिंग की वित्तीय मजबूती, संचालन क्षमता, सेवा विस्तार और साथ ही साथ डिजिटल नवाचारी पहल, यानी कि डिजिटल युग में आप बोल सकते हैं कि डिजिटल युग की शुरुआत तो कुछ समय पहले ही हुए थे, अब ये धीरे धीरे एआई के युग में प्रवेश हो रही है। तो इन सारे चीजों को बेहतर बनाने की दिशा में जो इसका इनोवेशंस है उसको लेकर ये मतलब पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को दिया जाता है, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, तबीयत अब भी बिल्कुल सही नहीं लग रही है, बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, ये आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन अब लगभग समझिए कि 95% मैं स्वस्थ हूँ, मतलब इतना तो है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस एफर्ट ज़्यादा लग रहा है। टेंशन लेने की बात नहीं है, लंबे समय तक मतलब दवाई खाना पड़ा और लगभग समझिए कि अब फाइनली अच्छा फील हो रहा है। चलिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार हो गई है, आपके बीच है, बस आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ पर हम तमाम चीज़ें आपके बीच जो लेकर आए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से, जो छोटा मैं पुनः बोल रहा हूँ वो मैं आपका कवर करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, द बैंकर मैगजीन की जो हम बात करें, जो ये पत्रिका की हम बात कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था है जो हर साल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड आयोजित करती है, जिसमें कई क्षेत्र को लेकर यह पुरस्कार दिया जाता है। बैंकों के मूल्यांकन के आधार पर इन तमाम चीजों का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। ये इसका आधार बिंदु है जिस पर यह पुरस्कार दिया जाता है या फिर रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन हुआ है, इतना क्लियर है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। सिलीसेट झील जो कि अभी हाल ही में भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित हुआ है या फिर 96वां रामसर साइट्स घोषित हुआ है, ये पूछा गया है कि किस राज्य में है। अब देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि ये राजस्थान में है। खीचन और मेनार भी जो अभी हाल ही में जो रामसर साइट्स का दर्जा उसे दिया गया है वो भी राजस्थान में ही है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी बात हो रही है तो दोस्तों ये भी राजस्थान में ही है। चलिए आइए इसको डिटेल में हम समझते हैं कि सिलीसेट झील जो कि वर्ष 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट बनी है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राजस्थान में ये अलवर जिले में है
और ये राजस्थान की 5वीं रामसर साइट्स बनी है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पूरे भारत में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो अब बढ़कर हो गई है 96, 96। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 96 साइट्स के रूप में ये 96 मतलब साइट्स के रूप में इसका चुनाव हुआ है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो झील है ये जैव विविधता विशेषकर पक्षियों के अनेक प्रजातियों के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों वास्तव में ये शुरुआती दिनों से ऐसा नहीं रहा है। 1885 में 85 लेवल के 45 में 19वीं शताब्दी के तहत 1845 ईस्वी में यहाँ के महाराजा विनय सिंह द्वारा एक पेयजल आपूर्ति के रूप में, यानी कि पीने योग्य जल के एक स्रोत के रूप में, अर्थात पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया था। लेकिन धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है वो बदलता चले गया और ये एकदम से आप बोल सकते हैं आर्द्र भूमि स्थल के रूप में बन गया। तो अभी हाल ही में इसे मान्यता दी गई है। और ये मान्यता कैसे दी जाती है? मैंने आपको कई बार बोला कि रामसर ईरान में एक स्थल है, एक जगह है, वहीं पर एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत जो भी स्थल को इसमें शामिल किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, उसके संरक्षण को लेकर कार्य होता है, उसको महत्व दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। ये तो बात यहां पर हो गई इसके बारे में। लेकिन इसके साथ ही कोपरा जलाशय को रामसर कन्वेंशन के तहत छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट्स घोषित की गई और ये 95 नंबर का था, 95। तो ये ध्यान रखिए। अब वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो पूरे भारत में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो बढ़कर हो गया 96, यानी कि 96। दोस्तों रामसर साइट्स को लेकर कई जानकारी यहां पर आपके बीच जो आप देख रहे हैं, आप इसे देखिए। मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूं। हाँ, रामसर साइट्स की बात हो रही है तो कुछ समय पहले अभी हाल ही में हमने गोगाबिल को लेकर जानकारी दिया था। गोगाबिल बिहार के कटिहार में है, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट्स के रूप में दर्जा दिया गया। इसके साथ ही बिहार में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 6 हो गई। पहला रामसर साइट्स 2020 में बेगूसराय का कांवर झील, ये आप सभी को मालूम होगा। फिर 2024 में यहाँ पर सुधार की जरूरत है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 23 नहीं बल्कि यहाँ पर 24 होगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया गया। फिर दोस्तों 2025 में इसमें बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील शामिल हुआ और अभी हाल ही में इसमें गोगाबिल कटिहार का शामिल हो गया है। तो बिहार में आप बोल सकते हैं कि रामसर साइट्स की जो संख्या है वो बढ़कर 6 हो गई है और पूरे भारत में इसकी संख्या 96 है। तो ये तमाम बातों को ध्यान रखिए। अच्छा, इस समय जब गोगाबिल इसमें शामिल हुआ था तब रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 94 हुई थी, लेकिन अब इस बात को भूल जाइए। अब इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो हो गई 96। सबसे अधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, जो बात हम आपको बता रहे थे रामसर साइट्स को लेकर, वेटलैंड्स को लेकर, दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिए, रामसर ईरान में 2 फरवरी 1971 को जो संधि हुआ था, इसी संधि के फलस्वरूप ये मान्यता दी जाती है। अच्छा, 2 फरवरी का जो दिन है ये वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। ये तमाम बातों को यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके बीच है कि भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात खेलों में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 का जो आयोजन है ये अभी हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर कीजिए कि राइट आंसर इसका होगा क्या। देखिए, जो खास करके भारतीय खेल है उसमें ट्रांसजेंडरों की जो ये वर्ग है, ट्रांसजेंडर समुदाय, इसकी एक प्रकार से भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में यह सम्मेलन का जो आयोजन है ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया, यानी कि नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025। अच्छा, इसको लेकर फिलहाल इतनी ही जानकारी ध्यान रखिए। कुछ और नई अपडेट आएगी तो वो हम आपको जरूर बतलाएंगे।
फिलहाल इस उद्देश्य से आयोजन यहाँ पर हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, एडीओ का टेस्ट सीरीज कितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं? बीपीएससी एडीओ का एग्जाम आपका जल्द होने वाला है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको एप्लीकेशन बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपर आपका टेस्ट सीरीज है तीनों पेपर का, और साथ ही साथ वहां पर साल भर का आपको करंट अफेयर्स का जो हमारा मंथली संग्रह है वो ई बुक भी आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से तैयारी आपकी बेहतर होगी। और केवल यहाँ पर इसका फी आप देख लीजिए, एक कूपन कोड आप लोग अप्लाई कीजिएगा, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, कूपन कोड NEW25 आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर केवल न्यू है, यहाँ पर आगे आप लोग 25 लगा दीजिएगा, तो 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, और तकरीबन 200 रुपये के आसपास इसे आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर चले आइए अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके बीच होगा 7वां प्रश्न कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? देखिए, मनरेगा योजना की शुरुआत 2005 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों, कई बार इसमें बदलाव हुआ है। एक तो 2019 नहीं बल्कि 2009 में 2 अक्टूबर को शुरुआती चरण में इसका नाम था नरेगा योजना, उसको 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा किया गया। अब इसमें फिर से बदलाव देखने को मिला है, तो अभी जो मंजूरी दिया गया है नए नाम को लेकर, इसका नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर अभी हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। नया नाम होगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। देखिए, संक्षेप में अगर इसका नाम अगर हम बात करें तो विकसित भारत से हो गया अभी भी, मतलब यहां पर देख लीजिए, और रोजगार मतलब यहां पर ग्रामीण को लेकर ये जी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रोजगार आजीविका मिशन यानी कि राम, ये चीज को यहां पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पर जी से भी ग्रामीण ही इंडिकेट हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए। बिल यानी कि योजना, तो ये इसका शॉर्ट में नाम है, आप इसमें देख सकते हैं राम करके एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें एक तस्वीर मुझे मिला जो मैंने इंटरनेट से आपके बीच रखा है कि यहाँ पर लिखा गया इंडिया टीवी की तरफ से कि मनरेगा योजना या फिर रोजगार योजना का नाम अब राम जी की योजना, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है। लेकिन इस दृष्टिकोण से आपको नहीं देखना है, बल्कि यहाँ पर जो नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म जो गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है, बस इसी आधार पर आप ध्यान रखिए। ठीक है, हर जगह धर्म जाति धर्म को मतलब लाना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अगले पॉइंट पे आइए। यहाँ पर दरअसल अगर हम इस मतलब जो किया गया ऐसा कार्य, इसके पीछे सरकार ने क्या रीजन दिया है, मतलब क्यों ऐसा कर रही है, तो इस बदलाव का जो उद्देश्य है, योजना को विकसित भारत विजन 2047 जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का, इसी के अनुरूप मतलब इसको किया गया, इसे जोड़ना एक इसका उद्देश्य है। दोस्तों, इस योजना का शुरुआती चरण में नाम था नरेगा योजना। इस बात को ध्यान रखें, आप लोग जानते होंगे जिसे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के गारंटीड रोजगार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन इसमें बदलाव हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया, जिसके बाद ये मनरेगा हो गया। इतना तो आप लोग जानते हैं, इतनी बातों को ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों, हम यही नहीं रुकेंगे, कुछ और जानकारी हम आपको देंगे मनरेगा से जुड़े हुए जो अब तक विभिन्न एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से कुछ की जानकारी यहां पर देख लीजिए। यूपीएससी बीपीएससी आदि एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है, ये यूपीएससी में पूछा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनरेगा अधिनियम को महात्मा गांधी नाम कब दिया गया, मनरेगा योजना के अंतर्गत न्यूनतम आयु सीमा क्या है। इसके अतिरिक्त 2 और प्रश्न है जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, ये सभी विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अभी ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, एक जानकारी और हम देंगे, मनरेगा के तहत जो विभिन्न राज्यों में
जो मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी दर होता है, जो तय होता है, अब यहाँ पर 2025-26 के लिए जो नई मजदूरी दर है, इसमें बिहार में अगर हम दैनिक मजदूरी किसी भी मनरेगा मजदूर की देखें तो 255 रुपये प्रतिदिन है। सबसे अधिक हरियाणा में है 400 और नागालैंड में सबसे कम 241 है। दोस्तों, इसी आधार पर बिहार सरकार ने पहली बार कामगारों का वर्गीकरण किया है, जो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। 4 कैटेगरी में से बिहार सरकार ने बांटा है। एक्चुअली बिहार सरकार का जो श्रम संसाधन विभाग है उसके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है और ये पहली बार है। और आधार पर जो मतलब इस आधार पर जो इसमें दैनिक मजदूरी राशि निर्धारित की गई है वो सरकारी रेट है बिहार में किसी भी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल मजदूर की दैनिक जो मजदूरी दर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतनी बातें ध्यान रखिए, इससे अधिक कोई भी डिमांड नहीं कर सकता है। हालांकि इससे अधिक दे भी देता है काम अच्छे से करवाने को लेकर, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो सरकारी निर्धारित है वो ये है। चलिए आइए यहां पर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला 8वां प्रश्न है कि फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने या फिर लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है ये किस देश में किया गया है। सबसे पहले लियोनेल मेसी की जो हम बात कर रहे हैं ये अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर हैं। अभी हाल ही में कोलकाता में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण इन्होंने खुद ही किया है। वो प्रतिमा आप यहाँ पर देख पाएंगे। दरअसल कतर में जो 2022 का 22वां फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था, जहां पर तीसरी बार अर्जेंटीना ने इस खिताब को अपने नाम किया था, तो तभी ये ट्रॉफी को लेकर जो पोज दिए थे वो तभी की तस्वीर है। हालांकि ये तस्वीर को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आई। ये तस्वीर में कई सारी कमियां भी है, मतलब इस स्टेचू में। और सबसे बड़ी कमी यह तो यहाँ पर यह देखने को मिला है कि ये ऋतिक रोशन के एक प्रकार की छवि को दर्शा रहा है। खैर वो बात अलग है, लेकिन ये तस्वीर जो है ये लियोनेल मेसी की ही है। और आपको ध्यान रखना दोस्तों, अभी हाल ही में अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत के दौरे पर थे 13 से 15 दिसंबर 2025 पर। और ये दौरा GOAT यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडिया टूर 2025 के तहत आयोजित किया गया यह दौरा। और इस दौरे के तहत कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली जैसे कई शहरों में कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए जहां पर ये भाग लिए, यानी कि लियोनेल मेसी की हम बात कर रहे हैं। इसी दौरान कोलकाता में 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब दोस्तों यहां पर एक बात ये ध्यान रखना है कि यह प्रतिमा जो है किसी भी फुटबॉलर की ये अब तक की सबसे बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी स्टेचू है। और इस प्रतिमा में मेसी को 2022 फीफा विश्व कप उठाए हुए दर्शाया गया है। फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है वो कतर ने किया था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर इस खिताब को तीसरी बार जीता था। वो चीजें आपको यहां पर भी दिख रहा होगा। ये इसका 22वां एडिशन था। ये चीजें आपके बीच हमने रखा। लेकिन दोस्तों इतना से काम नहीं चलेगा, इसके आगे भी कई चीजें आपको देखना पड़ेगा। जैसे फीफा विश्व कप 2025 को लेकर ये कंप्लीट जानकारी है कि 36 साल बाद फ्रांस को मतलब यहां पर हराया था अर्जेंटीना ने। किसकी कप्तानी में? तो लियोनेल मेसी की कप्तानी में हराकर इस खिताब को 1978 और 1986 के बाद 2022 में ये तीसरी बार अपने नाम किया था। क्लियर है? इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भारत के संदर्भ में ये जानकारी हमने आपको क्या दिया है कि पिछली और एकमात्र बार 2000 नहीं बल्कि 1950 में ब्राजील विश्व कप के लिए, ब्राजील फीफा विश्व कप के लिए भारत क्वालिफाई किया था। और क्वालिफाई कैसे किया था? जब म्यांमार और फिलीपींस द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया था। हालांकि क्वालिफाई कर गया स्वतः ही, लेकिन भारत इसमें भाग नहीं ले पाया था। बहुत सारे रीजन थी, तैयारी नहीं थी, दूर का सफर था और मतलब आने जाने में जो बजट निर्धारित थी वो उतना नहीं था उस समय। मतलब बहुत सारे रीजन थे और मजबूरन भारतीय टीम इसमें हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके अतिरिक्त कई और भी जानकारी हम देखेंगे। जैसे सऊदी अरब वर्ष 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो कि एक बिल्डिंग भी बन रहा है, जो कि आसमान में ये विश्व कप होना है। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया है इसी सीरीज में। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने योग्य है, जो आप यहां पर देख रहे हैं फीफा विश्व कप से जुड़े हुए वैसे प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग एक नजर इसको देखिए। चलिए देख लिया आपने। और इसमें एक पॉइंट आपको देखने को मिला होगा, ये वाला 8वां नंबर का। देखिए 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है
जो इसका 23वां संस्करण होगा, अगला ही संस्करण, इसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और दोस्तों ये देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल 2023 में। ये होगा प्रतियोगिता का आयोजन तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है। और कई सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ये बिहार एसआई 2019 एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ये अगले प्रश्न पे, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोड माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम है वो निम्न में से क्या है। एक प्रश्न के रूप में आप देखेंगे कि यहां पे देखिए सेंटर के नाम लिखा गया है, इसके द्वारा विकसित, मतलब ये संस्था के द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम है ये क्या है, तो ध्रुव 64 इसका नाम है। बस यहां पर इस माइक्रो प्रोसेसर को लेकर मैंने इतनी ही जानकारी आपके बीच रखा है, ये किसके द्वारा विकसित है और इसका नाम क्या है, बस इतना ध्यान आप लोग रखिए। इसका विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को हाल ही में नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए नोट कीजिएगा, यहां पर बात हो रही है किस भारतीय महिला क्रिकेटर को, महिला क्रिकेटर की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो पुरस्कार है शुरुआत हुई थी जनवरी 2021 में, और उत्कृष्ट प्रदर्शन जिस भी खिलाड़ी का रहता है, दोनों वर्गों में, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहां पर अभी हाल ही में नवंबर 2025 के लिए जो दिया गया है, पुरुष वर्ग में साइमन हार्मर जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और वहीं पर महिला वर्ग में शेफाली वर्मा को दिया गया जो भारत के हैं। हालांकि यहां पर जो कंप्लीट जानकारी, अच्छा कंप्लीट तो नहीं है, कंप्लीट जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। जनवरी 2026 में दिसंबर 2025 को लेकर घोषणा होगा। मतलब जैसे अभी नवंबर वाला सामने आया है तो अभी दिसंबर है ना, तो ऐसे में ये चीज ध्यान रखिएगा, जब जनवरी 2026 में घोषणा होगी तो ये सूची कंप्लीट आपकी हो जाएगी। और यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए, समझिए। अब देखिए पिछला ही जो अक्टूबर 2025 वाला है, इसमें दोनों वर्गों में दक्षिण अफ्रीका दिखेगा, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में। इससे पहले सितंबर में भी नजर डालिए, इसमें भारत और भारत ही दिखेगा। तो ये पहली बार था सितंबर 2025 में, और ये दूसरी बार था अक्टूबर 2025 में, जब दोनों वर्गों का खिताब एक ही देश ने अपने नाम किया। नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। हमारा यहां पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है सुप्रिया साहू। इन्हें अभी हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ये पुरस्कार यानी कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो इन्हें मिला, ये किस संस्था द्वारा दिया गया, तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और किस श्रेणी में यह पुरस्कार सुप्रिया साहू को दिया गया, तो इंस्पिरेशन एंड एक्शन यानी कि प्रेरणा और क्रियान्वयन श्रेणी में। दरअसल सुप्रिया साहू की बात करें तो ये अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग तमिलनाडु सरकार में, मतलब इस पद पर वो कार्यरत हैं, तमिलनाडु की रहने वाली है। तो इतनी जानकारी यहां पर इससे संबंधित ध्यान रखें। और किस कारण के लिए, तो यहां पर ये चीजें, कारण और जो महत्व है पुरस्कार का, वो चीजें यहां पर दर्शाया हमने। बस बेसिकली जो 3-4 पॉइंट यहां पर हमने बीच में डिस्कस किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी भागीदारी को अनुमति देने के लिए कौन सा बिल पास किया, जो कि भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन और संयंत्र निर्माण में निजी निवेश को, यानी कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी निवेश को एक प्रकार से प्रोत्साहन देने की दिशा में एक कदम है। इसको लेकर अभी जो बिल पास हुआ है, ये शांति बिल 2025।
तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था और डिटेल में जानकारी हमने आपको दिया है। चले आइए आज के इस क्लास के प्रश्न पे आपको इसका आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये मंत्रिमंडल से ही, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ मंत्रिमंडल से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। बिहार में जो नई सरकार का गठन हुआ और अगर आप लोग चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का एक सेपरेट वीडियो लाया जाए तो मैं जल्द ही आप सबों के बीच लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों जो लोग अभी तक एडीओ का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी जाइए जरूर ज्वाइन कर लीजिए और कूपन कोड NEW25 जरूर अप्लाई कीजिएगा। और ये तीनों पेपर का टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और इसमें आपको करेंट अफेयर्स का रेडी टू प्रिंट पीडीएफ भी मिल जाएगा। तैयारी बेहतर से बेहतरीन आपकी हो जाएगी। घर बैठे तैयारी का मूल्यांकन करने का इससे बेजोड़ तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अतिरिक्त 72वीं बीपीएससी का ये कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन होगी प्रीलिम्स एग्जाम की और साथ ही साथ इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।